नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो दिल्ली में आज पीएम मोदी मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश एजेंडे पर शामिल विषयों पर चर्चा करेंगे और आम सहमति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। वहीं कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि यह सम्मेलन 6 साल बाद हो रहा है। इससे पहले अप्रैल 2016 में पिछला सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कई विषयों पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्रियों मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में भी इसमें शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। 6 साल बाद ये ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हो रही है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। लखनऊ से संवाददाता अनुप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं लखनऊ का। अनुप हमारे साथ बने हुए हैं। अनुप, एक तरह से देखा जाए तो 6 साल बाद ये ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्या कुछ उद्देश्य इसका नजर आ रहा है? अनुप, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो ये जानना चाहेंगे कि ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस काफी वक्त बाद हो रही है, 6 साल बाद इसका आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं। न्याय व्यवस्था के बीच में सम्मेलन है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में विज्ञान भवन में सम्मेलन जिस तरीके से आयोजित किया गया है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद जी, ये सब तमाम चीजों पर जिस तरीके से देखा जा रहा है काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जा रहा है, क्योंकि ये जो सम्मेलन है ये न्याय व्यवस्था और सरकार के बीच का सम्मेलन है। निश्चित तौर पे जो न्यायपालिका में समस्याएं आ रही हैं या फिर सरकार कुछ सुझाव देना चाहती है, जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सरकारों के क्या सुझाव देना चाहते हैं, ये सब तमाम चीजों पर विस्तृत रूप से वहां पर सम्मेलन में चर्चा होगी। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार न्यायपालिका पर जो अभी तक जो केसेस चलते हैं उसमें जो लंबित रह जाते हैं, अभी तक जिस तरीके से लगातार उसको लेकर भी जी अनु बने रहेगा हमारे साथ। अजीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, एक तरह से देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण आयोजन है जो दिल्ली में हो रहा है और इसमें शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय अगर देखा जाए तो 6 साल बाद एक बड़ी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित हो रही है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मुख्य न्यायाधीश भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और एक सीधा संवाद स्थापित करने की कोशिश है केंद्र सरकार की न्यायपालिका और सरकार के बीच में, कि कैसे जो तमाम प्रकरण है वो सरकार के माध्यम से न्यायपालिका तक जाते हैं और किसी न किसी कारणवश अगर उसमें लेट लतीफी होती है तो सीधा इसका असर प्रदेश को पड़ता है, आम जनता को झेलना पड़ता है। तो ये सीधा संवाद एक होगा यहाँ पर। तो तमाम तरह के सुझाव, तमाम तरह की बातचीत मुख्यमंत्रियों की तरफ से और न्यायाधीशों की तरफ से होगी और जिसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो उनकी तरफ से भी कई बातें यहाँ पर रखी जाएंगी। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल है केंद्र सरकार की, जिसका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्वागत किया है। और बीते रोज जब वो दिल्ली रवाना हो रहे थे तो उस दौरान उनसे जब इसको लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना था कि कई ऐसे लंबित प्रकरण है उत्तराखंड सरकार के जो या तो हाईकोर्ट में लंबित है या फिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका में लंबित है, तो उनको कैसे जल्द से जल्द दूर किया जा सकता है जिसका सीधा असर आम जनता को मिले। तो इन तमाम चीजों को लेकर आज यहाँ पर बातचीत होनी है। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ। चलिए अब सीधी तस्वीरें भी दिखा देते हैं। कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज
आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके। ये प्रश्न आज हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज पूरी दुनिया में नागरिकों के अधिकार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टूल बन चुकी है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी टेक्नोलॉजी की संभावनाओं से आप सब परिचित हैं। हमारे ऑनरेबल जजेस समय समय पर इस विषय विमर्श को आगे भी बढ़ाते रहे हैं। भारत सरकार भी जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को डिजिटल इंडिया मिशन का एक जरूरी हिस्सा मानती है। उदाहरण के तौर पर ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट को आज मिशन मोड में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के मार्गदर्शन में जुडिशियल सिस्टम में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और डिजिटाइजेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं यहां उपस्थित सभी मुख्यमंत्रियों और हाईकोर्ट के सभी चीफ जस्टिस से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान को विशेष महत्व दें, इसे आगे बढ़ाएं। डिजिटल इंडिया के साथ जुडिशरी का ये इंटीग्रेशन आज देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा भी बन गई है। आप देखिए, आज कुछ साल पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन को हमारे देश के लिए असंभव माना जाता था। लोगों को लगता था, लोग शक करते थे, अरे ये हमारे देश में कैसे हो सकता है। और ये भी सोचा जाता है इसका स्कोप केवल शहरों तक ही सीमित रह सकता है, उससे आगे बढ़ नहीं सकता है। लेकिन आज छोटे कस्बों और यहां तक गांवों में भी डिजिटल ट्रांजैक्शन आम बात होने लगी है। ये पूरे विश्व में पिछले साल जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, उसमें से 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हुए हैं। सरकार से जुड़ी वो सेवाएं जिनके लिए पहले नागरिकों को महीनों ऑफिसेज के चक्कर काटने पड़ते थे, वो अब मोबाइल पर अवेलेबल हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक है, जिस नागरिक को सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, मोबाइल पर अवेलेबल हो रही है। ऐसे में स्वाभाविक है, जिस नागरिक को सेवाएं और सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं, वो न्याय के अधिकार को लेकर भी वैसे ही अपेक्षाएं करेगा। साथियों, आज जब हम टेक्नोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो इसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टेक फ्रेंडली ह्यूमन रिसोर्सेज भी है। टेक्नोलॉजी
आज युवाओं के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह हमें सुनिश्चित करना है कि युवाओं की एक्सपर्टाइज, उनकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ कैसे बने। आजकल कई देशों में लॉ यूनिवर्सिटीज में ब्लॉकचेन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो एथिक्स जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी लीगल एजुकेशन इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, न्यायमूलम स्वराज्यम स्यात्, अर्थात किसी भी देश में स्वराज का आधार न्याय होता है। इसलिए न्याय जनता से जुड़ा होना चाहिए, जनता की भाषा में होना चाहिए। जब तक न्याय के आधार को सामान्य मानवी नहीं समझता, उसके लिए न्याय और राजकीय आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है। मैं इन दिनों सरकार में एक विषय पे थोड़ा दिमाग खपा रहा हूं। दुनिया के कई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनोलॉजी में कानून होता है, लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोक भाषा में होता है, सामान्य मानवी की भाषा में होता है, और दोनों मान्य होते हैं। और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दरवाजे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। काफी सालों बाद यह आयोजन हुआ है। प्रधानमंत्री का संबोधन भी चल रहा है। न्यायपालिका की भूमिका संविधान संरक्षक भी, ये प्रधानमंत्री का कहना है। और न्याय की देरी जो हो रही है उसे ठीक करने का प्रयास जारी है, ये भी प्रधानमंत्री यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, तो लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी पीसीएल के पीएफ घोटाले मामले में नया खुलासा। पीएफ घोटाले में फर्जी निकले तत्कालीन चेयरमैन के दस्तखत। फॉरेंसिक जांच में संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर फर्जी निकले हैं। मामले में सीबीआई को पूछताछ की अनुमति नहीं मिली। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यह घोटाला हुआ था। यूपी पीसीएल का 22 अरब का पीएफ ये घोटाला बताया जा रहा है। तो 22 अरब के घोटाले में सीबीआई को पूछताछ की अनुमति नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यह घोटाला हुआ था। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, तो लाउडस्पीकर को लेकर यूपी पुलिस का अभियान जारी है। यूपी पुलिस ने 30 अप्रैल सुबह तक 7 बजे तक का जो डाटा जारी किया है, उसके हिसाब से अब तक प्रदेश में 45,773 लाउड स्पीकर उतारे गए। 58,861 लाउड स्पीकरों की आवाज कम करवाई गई है। प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लाउड स्पीकर को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है उत्तर प्रदेश में, और प्रदेश भर में धार्मिक स्थलों से अवैध लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। अब इस कार्रवाई को लेकर बात करेंगे। संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, डाटा जारी किया गया है अधिकारियों की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ हम बात करें आगामी त्योहारों को देखते हुए जो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है, किस तरह से कार्रवाई यहां पर हो रही है? क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं वाकई बड़ी संख्या है कि अवैध रूप से लाउड स्पीकर चल रहे थे जिन्हें उतारा गया है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लाउड स्पीकर है जिनकी आवाज कम की गई है। इस प्रशासन इस मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो धर्म गुरु थे या फिर मंदिर महान थे, उनके लगातार देखिए राशि, लगातार पुलिस प्रशासन इस मामले में सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो धर्म गुरु थे या फिर मंदिर महान थे, उनके लगातार संपर्क में आकर के उनसे संवाद स्थापित किया। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि सभी धर्मगुरु हैं, उन्होंने सहयोग किया है। अभी तक जिस तरीके से लगातार अभियान चला करके करीब 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर जो अवैध रूप से लगे थे, जिनकी अनुमति नहीं थी, अपनी मर्जी से लगा रखे थे, उनको उतारा जा चुका है। करीब 58,000 से ज्यादा जो धर्म गुरुओं के साथ संपर्क में आ करके उनकी वॉइस कम की गई। जो हालांकि उनको अनुमति लगाने की थी, लेकिन काफी तेज आवाज में अभी तक
जिस तरीके से लाउड स्पीकर चल रहे थे उनकी आवाज उनके परिसर तक ही रहे, उनको सुनाई दे, इस तरीके से लगातार सरकार का अभियान चला है। अब एक बड़ी संख्या में हालांकि अभी तक जिस तरीके से लगातार लाउड स्पीकर उतारने या फिर उनकी जो आवाज है उसको कम करने की कवायद लगातार शुरू हुई है। अब जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि लगातार अभियान जारी रहेगा। जो थाना स्तर पर है वो पुलिस पेट्रोलिंग करेगी, वहां पर जा करके धर्मगुरुओं के साथ बैठक करके या फिर मंदिरों के महंत से जाकर के वहां पर उनसे संवाद स्थापित करेगी और उनसे कहेगी कि जिस तरीके से वायलेंस यानी लगातार जिस तरीके ध्वनि प्रदूषण लगातार हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं अब बड़ी राहत मिली है, क्योंकि जो आंकड़ा है 47-45 हजार का ये काफी लंबा है, ये कम नहीं है। इसी वजह से लगातार अब बारी आती है कि जो लगातार जिस तरीके से पुलिस के पेट्रोलिंग को लेकर के पुलिस पेट्रोलिंग लगातार कर रही है। उत्तर प्रदेश में जो उच्च अधिकारियों को अधिकारियों ने वो आदेश दिया है कि थाना स्तर पर लगातार संपर्क बनाए रखें, ये कहीं वायलेंस ज्यादा न होने पावे या जो बिना अनुमति लगाए हैं। और शुक्रवार की तस्वीरें हमने देखी, वाकई शांतिपूर्वक तरीके से ये काम चल रहा है और आम जनता भी कहीं ना कहीं प्रशासन को सपोर्ट कर रही है, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनु तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। गोरखपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर एसटीएफ यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 किडनैपर गिरफ्तार किए हैं। बस्ती से अपहरण हुए 13 साल के बच्चे को बरामद किया गया है। किडनैपर ने 50 लाख की फिरौती मांगी थी। गोरखपुर के सहजनवा से लड़के की बरामदगी हुई है। तो 2 किडनैपर्स हैं जो पकड़ाए हैं। 13 साल के बच्चे का अपहरण इन्होंने किया था, बच्चे को भी यहाँ पर बरामद कर लिया गया है और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। तो बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को हाथ लगी है। एसटीएफ ने यह कार्रवाई की है। गोरखपुर के सहजनवा से लड़के की बरामदगी हुई है। तो गोरखपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में ये बड़ी सफलता। लखनऊ से बड़ी खबर, आजम खान से मिलने जाएंगे ओम प्रकाश राजभर। सीतापुर जेल में मिलने पहुंचेंगे ओम प्रकाश। ओम प्रकाश राजभर भी उनसे मुलाकात करने पहुंचेंगे। ईद से पहले ये मुलाकात होगी ऐसा बताया जा रहा है। उधर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इफ्तार और विवादित नारों पर विवाद थमता दिख नहीं रहा है। महाविद्यालय कैंपस में हुए इफ्तार कार्यक्रम में कुलपति के शामिल होने के खिलाफ छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला इफ्तार कार्यक्रम के विरोध तक ही नहीं है, इसके ठीक अगले दिन यानी कि गुरुवार को विश्वविद्यालय कैंपस की दीवार पर जातिगत और कश्मीर को लेकर लिखे नारों ने माहौल को और गर्म कर दिया है, जिसके बाद से ही छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। छात्र प्रदर्शन के तीसरे दिन कुलपति आवास पर गंगा जल लेकर पहुंचे थे और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुद्धिकरण करते हुए छात्रों ने अपना मुंडन भी करवाया है। इस दौरान बीएचयू वीसी गो बैक जैसे नारे भी छात्रों ने लगाए। छात्रों ने नारे लिखने की पहचान कर गिरफ्तारी के साथ ही इफ्तार पर शामिल होने के लिए कुलपति से माफी की मांगी है। जी, दरअसल 2-3 दिन से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आप सुन रहे हैं इफ्तार पार्टी हुई। इफ्तार के बाद ऐसा तार जोड़ा कि उस तार के रफ्तार में लोगों ने दीवारों पे ऐसे स्लोगन लिखे जो राष्ट्र विरोधी है और यहाँ के धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दे रहा है, आपसी बैरमनस्ता को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे लोगों की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभी कोई ठोस निर्णय लिया और सार्वजनिक रूप से वाइस चांसलर महोदय ने कोई माफी नहीं मांगी। इसी के खिलाफ आज उनकी कुत्सित बुद्धि को शुद्धि करने के लिए हम लोगों ने गंगा जल से मंत्र को अभिमंत्रित करके और हम लोगों ने छिड़काव किया ताकि आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपके अंतरात्मा पवित्र हो और आप सार्वभौमिक रूप से काशी हिंदू विश्वविद्यालय की मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बनाए रखने और यहाँ पे अमन शांति कायम रखने की स्थिति बनाए रखें। चलिए, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।